नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रानी आलिशा जो कि अब यहाँ पर सर्वेंट से कहती है कि आज किंग डिनर पर आने वाले हैं तो राजमाता और डिनर के पसंद की ही सारी डिशेज बनेंगी। और ये कहते हुए वो राजमाता से कहती है कि अगर आपकी परमिशन हो तो अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। इस बात पर अब राजमाता कहती है ऑफ कोर्स आपको जाना चाहिए, हमें पता है कि अभी आपके पास ढेर सारे काम हैं, आप जाइए, यहाँ पर बाकी सभी है ना। और वैसे भी लतिका के साथ हमें लतिका के साथ बात करना पसंद है। इस बात पर अब आलिशा भी एक स्माइल कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में स्वाति मल्होत्रा भी यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा का ट्रीटमेंट करने के लिए वो बिजी थी। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित मारवा वहाँ पर उस वार्ड के बाहर खड़े होकर इधर उधर चक्कर काट रहे थे। उन्हें बस इंतजार था यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा का कि आखिर वो बाहर आके क्या कहेंगी। कि तभी रोहित की नजर अब यहाँ पर रिया के ऊपर जाती है। रिया जब स्टेयरकेस से वापस ऊपर की तरफ जा रही थी, अब रिया को सीढ़ियों से ऐसे जाता हुआ देखकर अब रोहित को काफी हैरानी होती है, क्योंकि रोहित को अच्छी तरह से पता था कि इतनी ऊपर रिया सीढ़ियों से जा रही है, लेकिन यहाँ पर तो लिफ्ट भी तो है, वो एलिवेटर से भी तो जा सकती थी। ये सब सोचते हुए रोहित अब दौड़कर अब रिया के पास जाता है और कहता है रिया एक मिनट। इधर अपने डैड की आवाज को सुनकर रिया वहीं के वहीं रुक जाती है और वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो कहती है डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वैसे जब मैं यहाँ से गई थी तब जाते वक्त तो मैंने आपको यहाँ पर देखा ही नहीं था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? इस बात पर अब रोहित कहता है जाते हुए का क्या मतलब है रिया? कहना क्या चाहती हो? और ये सब क्या है? इसका मतलब तुम एक बार यहाँ से नीचे गई हो और अब दोबारा जा रही हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा रिया, व्हाई डोंट यू यूज एलिवेटर? और आप गई कहाँ पर थी? आपको पता है ये फ्लोर कितनी ऊपर है? आप स्टेयर यूज कर रही हैं। इस बात पर रिया अब अपने पेट को पकड़कर अब वो वहीं पर ही स्टेयर केस पर बैठ जाती है, क्योंकि उतरते टाइम तो रिया को यहाँ पर ज्यादा महसूस नहीं होता है, लेकिन चढ़ते टाइम स्टेयर्स पर इतने फ्लोर पर ऊपर आने के बाद अब यहाँ पर रिया भी काफी थक चुकी थी। अब वो यहाँ पर इसलिए थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर अब अपने डैड को जवाब देती है। इधर रिया को ऐसे देखकर अब रोहित जल्दी से अब एक रूम में जाता है और वो वहाँ से दौड़कर रिया के लिए एक पानी की बोतल को लेकर आ जाता है, क्योंकि जब रोहित ने रिया को देखा तो रिया सच में बहुत ही थकी हुई थी। अपनी प्रिंसेस को ऐसे थका देखकर अब रोहित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब वो इस बोतल को रिया को देते हुए ही कहता है रिया ये लो, पहले थोड़ा सा पानी पियो और उसके बाद मुझे बताओ कि तुम ये सब कर क्या रही हो। इधर रिया भी अपने डैड की बातों को सुनते हुए अब अपने डैड के हाथ से उस पानी की बोतल ले लेती है और अब उसमें से थोड़ा सा पानी पीते हुए ही कहती है थैंक यू डैड, मुझे सच में बहुत ही ज़रूरत थी इस पानी की। वैसे आपने बताया नहीं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और जब मैं यहाँ से नीचे गई थी तब मुझे आप क्यों नहीं दिखे? अगर आप तब भी यहाँ पर थे तो मुझे क्यों नहीं दिखे थे डैड? और नानी माँ कहाँ पर है? क्योंकि मैंने तो उनके साथ आपको जाते हुए देखा था, तो नानी माँ क्या अब आपके साथ नहीं है? इस बात का जवाब देते हुए रोहित कहता है वो रिया आपकी नानी माँ बिजी हैं, लेकिन आप ऊपर की तरफ क्यों जा रही हैं? और वो भी स्टेयर से? आपका रूम तो 7th फ्लोर पर है ना रिया, तो आप ऊपर क्यों जा रही हैं? इस बात पर अब रिया कहती है डैड वो बड़ी ने कहा था कि आर्यन नीचे प्रैक्टिस कर रहा है और मैं एक बार आर्यन को देख कर आऊं कि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं, तो बस मैं बड़ी के कहे अनुसार आर्यन को देखने के लिए ही वहां पर गई थी। इस बात पर अब रोहित कहता है अच्छा वो सब तो ठीक है रिया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। आप एलिवेटर का यूज क्यों नहीं कर रही हैं? आपको पता है 8th और 9th फ्लोर तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है, जबकि यहाँ पर एलिवेटर है तो आप उसे यूज भी तो कर सकती हैं।
अपने डैड की इस बात को सुनकर रिया ने यहाँ पर जवाब दिया, डैड वो बड़ी ने ही कहा था कि मुझे एलिवेटर को यूज़ नहीं करना, मुझे स्टेयरकेस से ही नीचे जाना है आर्यन को देखने के लिए। और हाँ, एलिवेटर का भी यूज़ करने से उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया था। इवन उन्होंने एलिवेटर को बंद कर दिया था ताकि मैं उनके दिए गए इसे आदेश का उल्लंघन ना करूं। रिया की इस बात को सुनकर अब रोहित अपने मन में ही कहता है, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है जो नाना जी रिया को ऐसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं। मुझे तो उनका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे क्या उन्हें बच्चों की तकलीफ भी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ रोहित अपनी ही सोच में था कि तभी रिया अपनी जगह से फिर से उठकर अब ऊपर की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी रोहित अब रिया को रोकते हुए ही कहता है, बेटा 1 मिनट। और ये कहते हुए ही रोहित अब रिया को अपनी गोद में उठा लेता है और वो उसे ऊपर की तरफ लेकर जाने लगता है। क्योंकि यहाँ पर 7th फ्लोर तक आते आते ही रिया की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ रही थी। यही शब्द रोहित से नहीं देखा गया। इधर कुछ ही देर के बाद वो दोनों भी यहाँ पर 11th फ्लोर पर आ जाते हैं। रोहित अब प्रिया को यहाँ पर आने के बाद अब नीचे उतारता है तो प्रिया कहती है, आपकी वजह से मेरी मेहनत पर पानी तो नहीं फिर जाएगा ना डैड। वो देखे ना, क्योंकि अगर बड़ी को इसके बारे में कुछ भी पता चला तो बड़ी मुझसे नाराज हो जाएंगे, और अगर बड़ी मुझसे नाराज हो गए तो और मुझे वो और भी ज़्यादा पनिशमेंट देंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती डैड कि बड़ी मेरी पनिशमेंट और बढ़ा दें। तो इस बात पर अब रोहित कहता है, आपके डैड के होते हुए कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता है रिया, आप ये बात याद रखिए। यहाँ रोहित ने ये कहा ही था कि तभी उनके कानों में एक रोबीली आवाज़ आती है, अच्छा तो क्या आर्यन और अलेक्जेंडर तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? उनके साथ यहाँ पर क्या कुछ नहीं हो रहा है? उन दोनों को देखकर तो तुम्हें कभी दया नहीं आती है? क्या तुम एक बार भी उनसे जाकर मिले हो कि वो क्या कर रहे हैं? या फिर तुमने एक बार भी इस बात में कोई भी इंटरेस्ट दिखाया है कि तुम्हारे बेटे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, और वो कितना सब कुछ कर रहे हैं? वो क्या बच्चे नहीं हैं? क्योंकि जो टास्क वो कर रहे हैं वो सिर्फ रिया के लिए ही डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि उन दोनों के लिए भी है, क्योंकि वो दोनों भी रिया की सेम एज के ही हैं। और हाँ रिया, देखो तुमने चीटिंग की है, इसलिए एक बार फिर से 9th फ्लोर पर वापस जाइए और 9th फ्लोर से फिर आप वापस आएंगी। अब ये आवाज़ सुनते ही अब प्रिया कहती है, अरे लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कुछ भी नहीं किया है बड़ी। वो तो डैड ने भी किया था ना, तो पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ मेरी क्यों? देखो मैंने तो डैड को बोला था, लेकिन डैड मुझे खुद अपनी गोद में उठा कर लाए हैं। अब ये सुनते ही यहाँ पर बूढ़े किंग कहते हैं, किसने आपसे ये कह दिया कि आपके डैड को कोई सजा नहीं मिलेगी? आप ये कैसे बोल सकती हैं? क्योंकि गलती तो आपके डैड की भी है। और आप मिस्टर मारवा, चलो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब निकलो यहाँ से। अब बूढ़े किंग की इस बात पर रोहित कहता है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, और वैसे भी यहाँ पर तो मुझे आपने ही बुलाया था ना। अब रोहित की इस बात पर बूढ़े किंग ने कहा, जो पूछा था तुम्हें, मुझे तो उसका जवाब दिया ही नहीं है, और तुम्हारी शक्ल देखने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ पूछने के लिए बुलाया था। अब तुम या तो मुझे सच बता दो, या फिर यहाँ से पहली फुर्सत में ही यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। बूढ़े किंग की ये बात सुनते ही रोहित ने कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोहित की ये बात सुनते ही किंग अब रिया की तरफ फिर से देखकर कहते हैं, रिया आप अभी तक गई नहीं, देखिए आप वो काम कीजिए जो मैंने आपको अभी के लिए करने के लिए कहा है। बूढ़े किंग की इस बात पर रिया अपने डैड को देखती है और कहती है, आपने मुझे फंसा दिया डैड, ये तो गलत बात है। आपने मुझे जितनी हेल्प की उससे ज़्यादा मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा। और ये कहते हुए रिया वापस से अब शिकायत भरी अपनी आंखों से शिकायत करते हुए ही अब वो यहाँ पर स्टेयरकेस से नीचे की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अभी बूढ़े किंग अब रोहित से कहते हैं, चले अभी, या फिर खड़े रहकर ही अपनी बेटी के आने का ही वेट करना है।
बूढ़े किंग की इस बात पर रोहित ने जवाब देते हैं, पहले पहले वो रिया यहाँ पर आ जाए, उसके बाद ही मैं उसे कुछ खिला दूँ, तभी मैं आपसे बात करने के लिए आऊँगा, क्योंकि मेरी बेटी थक चुकी है। अब ये सुनते ही अब किंग कहते हैं, रिया को भी बहुत काम है, अपने इस टास्क को पूरा करने के बाद उसे अपना किचन टास्क को भी पूरा करना है। आज तुम्हारी प्रिंसेस सच में बहुत ही बिजी है। अब अंदर आ जाओ, और अगर इस तरह से बाहर ही रहने का शौक है तो यहीं पर ही खड़े रहो, नो वन स्टॉप यू। और ये कहते हुए ही किंग अब फिर से अपने रूम के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इधर बूढ़े किंग को इस तरह से जाते हुए देखकर अब रोहित ने कहा, ये आज भी बिल्कुल सच में वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी का वेट करूँगा। बेचारी आज तो उसके पाँव में सच में कितना ही दर्द होने लगा होगा। लेकिन मुझे तो सच में आज तक ये बात ही समझ में नहीं आती है कि आखिर नाना जी को क्या मिलता है ये सब कुछ करके। ये क्या उन्हें बच्चों के ऊपर भी दया नहीं आती। और ये कहते हुए ही रोहित अब बाहर स्टेयरकेस की तरफ ही देख रहा था। तो इधर दूसरी तरफ वाराणसी में अब तक एक करके सब इस शहर में आ जाते हैं। सबसे पहले वहाँ पर अब भाग्यश्री और अरुण पहुँचते हैं। उन दोनों ने यहाँ पर एक होटल को बुक किया हुआ था। वहाँ पर जाने के बाद अब अरुण ने भाग्यश्री से कहा, देखो भाग्यश्री, तुम चिंता मत करो, महारानी ने तुम्हारे मैसेज को पढ़ लिया होगा और वो जल्द से जल्द तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। इस बात पर अब भाग्यश्री ने कहा, वो मुझे वहाँ पर रह रहे लोगों की ज़्यादा चिंता हो रही है। मुझे पता है कि महारानी कुछ न कुछ तो कर ही लेगी, लेकिन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनका क्या। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ अच्छी तरह से सोल्व हो जाए। महारानी बस जल्द से जल्द उन लोगों को बचा ले, तब तक मैं चेंज करके आती हूँ। इस बात पर अब अरुण कहता है, ठीक है, और वैसे भी तुम्हें यहाँ से रामनगर जाने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। अरुण की इस बात पर भाग्यश्री ने कहा, मैं वो सब कुछ नहीं जानती हूँ अरुण, बस किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से किसी बेगुनाह को सजा मिलना, इसका मतलब ये होगा कि उसका पाप सरासर हमें ही लगेगा। और ये कहते हुए ही भाग्यश्री अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अरुण भी अब अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अब तक राजलक्ष्मी का चौपर भी यहाँ पर रामनगर के एरिया में आ जाता है और वो अब दूरबीन से नीचे की सिचुएशन को भांपने की कोशिश करती है। जब राजलक्ष्मी यहाँ पर ये सब कर रही थी तो उसकी आंखों के सामने अब उस किले में एक और ब्लास्ट होता है। ये सब देखकर तो राजलक्ष्मी जब इधर उधर देखने लगती है तो उसे आसमान में अब यहाँ पर ढेर सारे चोपर दिखाई दे रहे थे, और एक एक करके अब इन चोपरों में से ढेर सारे लोग अब उस किले के पास नीचे उतर रहे थे। ये सब देखकर अब राजलक्ष्मी कहती है, मुझे नहीं लगता है कि अभी मुझे वेट करना चाहिए, और वैसे भी बेगुनाह लोगों की जान दांव पर है। और ये कहते हुए ही राजलक्ष्मी अब अपने साथ लाई हुई कुछ रिवॉल्वर को अब अपनी कमर में अटैच करती है, तो कुछ को वो अब अपने शूज के साथ अटैच करती है, और 2 रिवॉल्वर को वो अब अपने हाथों में लेकर अब नीचे की तरफ अपने चोपर को करती है। और जैसे ही भाग्यश्री का चोपर थोड़ा सा नीचे हुआ तो वो अपने चोपर से ही जंप कर देती है। राजलक्ष्मी ने यहाँ पर जंप सूट पहना हुआ था, और उसके चेहरे पर उसने यहाँ पर गोल्डन कलर का एक मास्क लगाया हुआ था। अब राजलक्ष्मी भागकर अब जल्दी से उस किले के एंट्रेंस की तरफ जाने लगती है, ताकि वो उन लोगों को किले के अंदर जाने से रोक सके। राजलक्ष्मी को पता था कि अभी वो यहाँ पर इस फाइट में अकेली है, लेकिन उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि उसे किसी भी तरीके से इन लोगों को रोकना है। लेकिन अब तक निखिल भी वहाँ पर आ जाता है, और वो अपने मन में कहता है, आखिर ये निका वहीं पर ही क्यों उतर गई। वो यहाँ पर हमारे साथ होती तो शायद महारानी को अच्छा लगता, और क्या पता महारानी उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लेती। वैसे वो मुझे वहाँ पर क्यों मिली थी जहाँ पर महारानी ने मुझे बुलाया था। कुछ तो गड़बड़ है। खैर वो तो मैं बाद में ही पता लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर निखिल अभी भी इन्हीं सब चीज़ों के लिए परेशान था। निखिल को अभी तक कोई भी आइडिया नहीं था कि महारानी कौन है। अब निखिल कहता है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर फोकस करना चाहिए, और वैसे भी इससे पहले कि हमारे लोगों को कोई भी तकलीफ हो, मुझे उस किले के पास जाना ही चाहिए।
मैंने हमारे लोगों को बोल तो दिया है यहाँ पर आने के लिए, उम्मीद है कि वो सभी अभी यहाँ पर आते ही होंगे। यानी निखिल इधर अपनी ही सोच में था कि तभी उसकी नज़र उस किले के एंट्रेंस पर जाती है, जहाँ पर पहले से ही राजलक्ष्मी खड़ी थी, जहाँ पर वो अकेली ही अपने दुश्मनों पर हावी थी। निखिल ने भी यहाँ पर उसे इस तरह से लड़ते हुए देखकर अपने रिवॉल्वर को अब अपने हाथ में लेकर अब वो यहाँ पर अपना निशाना बनाते हुए ही अब वो नीचे के फाइट कर रहे इन लोगों को मारना शुरू कर रहा था। वो यहाँ पर एक एक के ऊपर अपना निशाना लगाता जा रहा था। जैसे ही उसका चॉपर अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हुआ तो अब निखिल भी यहाँ पर जंप करते हुए ही नीचे आ जाता है और राजलक्ष्मी को यहाँ पर अकेला फाइट करते हुए देखकर अब उसकी हेल्प करने लगता है। निखिल का मास्क भी यहाँ पर सेम वैसा ही था जैसे कि यहाँ पर राजलक्ष्मी ने पहना हुआ था। निखिल अब यहाँ पर निखिल को भी यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था। एक शख्स को वहाँ पर खड़ा देखकर तो कुछ लोग अब बस निखिल की ही तरफ देख रहे थे, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहले थे उन्होंने जैसे ही निखिल को यहाँ पर आते हुए देखा तो अब वो यहाँ पर निखिल के ऊपर ही अटैक करने वाले थे कि निखिल भी अभी उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी था। जितने भी लोग अभी उसकी तरफ आ रहे थे वो उन सभी को ही बार बार अपनी रिवॉल्वर से शूट करता जा रहा था। तो वहीं राजलक्ष्मी ने भी अभी तक किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया था। राजलक्ष्मी ने यहाँ पर अकेले ही इस किले के बाहर खड़े होकर सभी को रोक कर रखा था कि तभी अब आसमान में से ढेर सारे अब और भी चौपर आ जाते हैं और उन दोनों के ऊपर अब आसमान से ही गोलीबारी शुरू हो रही थी। ये देखकर तो राजलक्ष्मी और निखिल अब खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे, क्योंकि आसमान से हो रही गोलीबारी में वो किसी को भी निशाना लगा सकते थे कि तभी निखिल ने अब उस चौपर को बड़े ही ध्यान से देख लिया था और अब वो उसे अच्छी तरह से पता था कि अभी उसे क्या करना है। निखिल के दिमाग में भी यहाँ पर एक आइडिया आ गया था और वो जल्दी से अब अपनी कमर से अपने टैब को निकालता है और अपनी उंगलियों को उस टैब पर दौड़ाने लगता है। उसे इस वक्त अच्छी तरह से पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये चॉपर उसे यहाँ पर ऑटोमेटिक लग रहे थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर अपने वश में करना निखिल के बाएं हाथ का काम था। इसलिए वो बस जल्दी से उन चॉपर के होल्ड को अपने हाथ में लेना चाहता था और उससे भी पहले उसे मशीन गन के कंट्रोल को अपने हाथ में लेकर सबसे पहले तो इन मशीन गन को स्टॉप करना था, क्योंकि अगर उन मशीन गन में से किसी का भी यानी कि यहाँ पर राजलक्ष्मी या निखिल निशाना बनते उससे पहले उसे उन्हें स्टॉप करना था ताकि वो आसमान से हो रही इस फायरिंग को रोक सके। तो वहीं दूसरी तरफ राजलक्ष्मी भी अभी उन लोगों के वार का बड़े ही अच्छी तरीके से जवाब दे रही थी कि तभी राजलक्ष्मी के पीछे एक जोर का ब्लास्ट होता है, जैसे जिसे उसने पहले ही भाप लिया था और वो ब्लास्ट होने से पहले ही 4 फीट हवा में जंप कर देती है। यहाँ राजलक्ष्मी ने खुद को संभाला ही था कि तभी उसके कानों में फिर से एक आवाज आती है, हमारे सामने अभी तुम दोनों बच्चे हो, महारानी को हमारे सामने लेकर आओ, वरना हमें अच्छी तरह से पता है कि हमें इस किले में आखिर किस तरह से जाना है। आज अगर महारानी यहाँ पर नहीं आई तो इस किले में जिंदा लोगों की बलि चढ़ा दी जाएगी। इस बात पर अब यहाँ पर राजलक्ष्मी कहती है, महारानी से मिलने की इतनी जल्दी है तुम्हें? हाँ, याद रखना, महारानी अपने लोगों को कुछ भी नहीं होने देगी। वो यहाँ पर तुम सभी की मौत बनकर खड़ी हो जाएगी। वो तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए तुम महारानी को नहीं बुला रहे हो, बल्कि तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। और जब वो यहाँ पर आएगी ना तो समझ लेना कि तुम सब मौत के घाट उतार दिए जाओगे। राजलक्ष्मी की इस बात पर अब राजलक्ष्मी को फिर से आवाज आती है, मौत तो यहाँ पर तुम दोनों के सिर पर मंडरा रही है। मैं भी देखता हूँ कि हमारे इतने सारे आदमियों के सामने तुम दोनों नमूने क्या ही कर लोगे, क्योंकि इस खेल में तुम दोनों के दोनों बच्चे हो। इस बात पर अब राजलक्ष्मी की नज़र जब कुछ लोगों के ऊपर जाती है जो कि किले के अंदर ही जा रहे थे, ये देखकर अब राजलक्ष्मी उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ जा रही थी कि तभी एक मशीन गन अब सीधा ही राजलक्ष्मी की तरफ थी।
इधर निखिल निखिल अभी भी अपने काम में लगा हुआ था। वो अभी भी उन चोपर का होल्ड अपने हाथ में लेना चाहता था और साथ के साथ लेकिन उसे इस बात की भी खबर थी कि राजलक्ष्मी अब दुश्मनों के निशाने पर है, क्योंकि निखिल ने अपनी नज़रों को चारों तरफ लगाया हुआ था। इसलिए निखिल ने जल्दी से अब उस मशीन गन के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया, इससे पहले कि वो मशीन गन राजलक्ष्मी को कुछ भी कर पाती। उसके बाद जैसे ही निखिल ने उस मशीन गन का कंट्रोल अपने हाथ में लिया तो भी यहाँ पर निखिल एक गहरी लंबी सांस लेता है और इसके बाद उसने कहा, सब सेफ है, तुम अंदर जाकर लोगों को बचाओ। उन सभी की सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। निखिल की ये बात सुनते ही राजलक्ष्मी अब उस किले के अंदर जाने लगती है कि तभी उसके सामने ढेर सारे लोग अब उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। तो राजलक्ष्मी तो बस बड़े ही ध्यान से उन सभी को ही देख रही थी कि तभी यहाँ पर उनके कानों में फिर से अब अंदर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि अभी भी कह रहे थे, महारानी हमें बचा लीजिए। वो आवाज़ों में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पीड़ा थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग कराहते हुए ही उन्हें बचाने की गुहार लगा रहे हैं। राजलक्ष्मी अब यहाँ पर दोराहे पर थी। वो इस वक्त क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ राजलक्ष्मी इधर अपनी ही सोच में थी कि तभी उसके कानों में फिर से एक आवाज़ आती है, आप अंदर जाकर उन सभी को बचाइए, इन सभी को यहाँ पर हम देखेंगे। राजलक्ष्मी ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी तो वो जब उस दिशा की तरफ देखती है तो ऊपर आसमान में दो लोग यहाँ पर पैरासूट पहने हुए थे, जो कि दो लोग वहाँ पर थे जिनके हाथों में गन थी, और वो दोनों ही अब नीचे जितने भी लोग थे उन सभी को ही मारते हुए जा रहे थे। राजलक्ष्मी इस बात से अभी भी अनजान थी कि यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए अब यहाँ पर उसकी माँ आ गई है, क्योंकि राजलक्ष्मी ने यहाँ पर अपनी माँ, क्योंकि उसने चेहरे को कवर किया हुआ था इसलिए अपनी माँ को वो पहचान नहीं पाई। राजलक्ष्मी बस अब उस शख्स की बात को मानते हुए ही अंदर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अब तक अरुण और भाग्यश्री भी नीचे आ जाते हैं, क्योंकि जो बात अब यहाँ पर राजलक्ष्मी को कही गई थी कि वो अंदर जाए, वो किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने ही कही थी, जो कि यहाँ पर अरुण के साथ आई थी। जहाँ निखिल ने अब ऊपर की फायरिंग को संभाल लिया था, तो वहीं नीचे की फायरिंग का जवाब यहाँ पर भाग्यश्री और अरुण बड़े ही अच्छे तरीके से दे रहे थे। कुछ ही देर में भाग्यश्री ने अरुण के साथ मिलकर यहाँ नीचे जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी को ही मौत के घाट उतार दिया था। तो अरुण भाग्यश्री एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो दोनों ही अब राजलक्ष्मी की हेल्प के लिए अंदर की तरफ जाने ही वाले थे, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर उन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इसलिए राजलक्ष्मी की हेल्प करने के लिए वो अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाते तभी उससे पहले ही उन दोनों के ही कानों में हंसने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनकर वो सभी अब इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर ये किसकी हंसी की आवाज़ थी। तो वहीं अब राजलक्ष्मी एक एक करके अब तक वो वहाँ पर जितने भी लोग अब उस किले के अंदर थे उन सभी को ही धीरे धीरे अब यहाँ पर बाहर लाना शुरू कर देती है। वो इन सभी को ही बाहर लेकर आ रही थी कि तभी भाग्यश्री की नज़र जब राजलक्ष्मी के ऊपर जाती है कि वो वहाँ पर उन लोगों को बाहर लेकर आ रही है, तो वो यहाँ पर राजलक्ष्मी से कहती है, रुको इन सबको वहीं पर ही रहने दो, देखो खतरा भी टला नहीं है। अब यहाँ पर इस बात पर राजलक्ष्मी कहती है, लेकिन अंदर सब कुछ धीरे धीरे तहस नहस हो जाएगा। अंदर ये लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर ये लोग अब वापस से अंदर गए तो इनकी मौत पूरी तरह से तय है। अब आप खुद ही बताइए कि उसके बाद हम इन लोगों को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अगर ये लोग बाहर आ गए तो इतना तो तय है कि कम से कम ये अंदर दब कर तो नहीं मरेंगे। अब राजलक्ष्मी की इस बात पर अब अरुण कहते हैं, नहीं इनका बाहर आना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर हम इन लोगों को बचाना चाहते हैं तो अभी के लिए इन सभी की सेफ्टी अंदर ही है, अभी इन्हें अंदर ही रहना होगा जब तक बाहर के पूरे की पूरी सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती। मैं मानता हूँ कि अंदर भी खतरा है, ये किले को तहस नहस किया जा रहा है और इन लोगों के दबने का डर है, लेकिन बाहर तो एक और भी बहुत ही बड़ा अनजाना खतरा है, क्योंकि जब इन्होंने यहाँ पर इस हंसी को सुना तो ये समझ जाते हैं कि दुश्मन जरूर उनके आसपास है और वो बस शायद इसी मौके की ही तलाश में है कि कब ये लोग बाहर आएंगे।
इसलिए अब यहाँ पर उसकी इस बात पर राजलक्ष्मी अब अपने हाथ में लिए हुए अब एक इंसान से कहती है, आप अभी अंदर ही जाइए, क्योंकि राजलक्ष्मी ने उस शख्स के हाथ को पकड़ा हुआ था। और अब वो कहती है, हम देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अनजाना खतरा है। इस बात पर अब वो इंसान कहता है, जो वो सभी इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमें उन सभी की ताकत का पहले से ही अंदाज़ा है। हम जानते हैं कि ये लोग कितने ताकतवर हैं। इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ, दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा तो हमें भी है, इसलिए अभी आप लोगों की सुरक्षा के लिए आप लोग अभी अंदर ही जाइए। जब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, हम सभी देखते हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। और ये कहते हुए ही राजलक्ष्मी अब यहाँ पर इन लोगों को सबको जिन्हें वो बाहर लेकर आ रही थी, उन सबको वहाँ पर एंट्रेंस से ही वापस अंदर भेज देती है। और इधर खुद वो यहाँ पर एंट्रेंस के पास आ जाती है। अब एंट्रेंस के बाहर यहाँ पर खड़े थे अरुण, भाग्यश्री, निखिल और राजलक्ष्मी, ये चारों ही खड़े थे। इन चारों ने ही अपने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था। सिर्फ भाग्यश्री और अरुण ही एक दूसरे को जानते थे, अदरवाइज ये चारों एक दूसरे को नहीं जानते थे। इधर चारों दिशाओं में भी यहाँ पर सभी अब अपने हाथ में रिवॉल्वर को लेकर इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि इन्हें यहाँ पर कुछ समय पहले सिर्फ एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी थी। उसके बाद उन्हें यहाँ पर कुछ भी ना तो नजर आ रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था। लेकिन उस हंसी की वजह से ये चारों भी अपने अलर्ट मोड में खड़े हो गए थे। इसलिए ये अपने रिवॉल्वर को चारों तरफ ही घुमा रहे थे कि दुश्मन चाहे किसी भी तरफ से आएगा, वो दुश्मन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इन चारों ने ही यहाँ पर एक दूसरे से अपनी कमर लगाई हुई थी, ताकि ये चारों डायरेक्शन में देख सके, क्योंकि चारों ने ही एक डायरेक्शन में अपने मुंह को किया हुआ था। कि तभी जब यहाँ पर निखिल की नज़र दूर से आ रहे एक शख्स के ऊपर जाती है। ये शख्स सच में बहुत ही डरावना था। जैसे ही निखिल अब उस शख्स को देखता है, तो ये शख्स इन चारों की तरफ ही बढ़ रहा था। और जैसे जैसे वो इन चारों के करीब आ रहा था, तो उन सभी के ही कानों में अब फिर से एक अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। इन आवाज़ों को देखकर अब निखिल और भी बड़े ही ध्यान से उस तरफ देखता है। तो जैसे ही निखिल ने ध्यान से उधर देखा, तो उस शख्स के साथ वहाँ पर वो शख्स अकेला नहीं था, बल्कि उस शख्स के साथ वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड वुल्फ भी थे। और वो सच में ये सारे के सारे वुल्फ इतने खतरनाक लग रहे थे कि वो इन सभी के ऊपर अटैक कर देंगे, क्योंकि इन सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सबसे पहले इन चारों को यहाँ पर सिर्फ उन्हें एक मां समझकर यहाँ पर चारों को ही निगल जाएंगे। इधर निखिल अभी सभी से ही इन लोगों को इन वुल्फ को देखकर कहता है, बी केयरफुल, आप सभी देखो सामने से खतरा हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। निखिल की ये बात सुनते ही जब सब उस तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर उन सब को देखने के बाद तो यहाँ पर सभी के होश उड़ जाते हैं। इधर भाग्यश्री उधर देखकर बस इस शख्स को ही पहचानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये शख्स कौन है जो इतने सारे वाइल्ड वुल्फ को अपने साथ लेकर आ रहा है। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में राजमहल में रानी आलिशा ने यहाँ पर हेड शेफ को डिनर के लिए पूरा मेन्यू बता दिया था। और सभी अब अपने अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि आज डिनर पर खुद किंग आने वाले थे। और क्योंकि राजमाता भी यहाँ पर है और किंग भी आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर रानी आलिशा अपने मेहमान नवाजी में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। और उसके बाद आलिशा ने यहाँ पर फाउंडेशन डे पर जिन गेस्ट को इनवाइट किया था, वो एक बार और अच्छी तरह से यहाँ पर गेस्ट लिस्ट को फिर से चेक कर रही थी कि कहीं उनकी इस लिस्ट से उनके किसी इम्पोर्टेंट गेस्ट का नाम तो नहीं छूट गया है। और उसे ऐसे देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, बस करो आलिशा, और कितना काम करोगी? अभी देखो बहुत समय हो गया है, अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अपने मामा की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है, मामा जी वो हमने गेस्ट लिस्ट को क्रॉस चेक कर लिया है, आप प्लीज़ एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है हमने सभी को इनवाइट कर दिया है, लेकिन अगर कोई रह गया है या आप किसी और को ऐड करना चाहते हैं तो आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम उसे ऐड कर देंगे।
आलिशा की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, सब कुछ तो पहले से ही डिसाइडेड है ना आलिशा, वैसे भी आपने मेनू तो अच्छी तरह से देख लिया है ना। इस बात पर अब आलिशा कहती है, जी हाँ, सब कुछ हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया है। आप चाहें तो आप एक बार बड़ी रानी के साथ उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब आलिशा की इस बात पर धनंजय कहते हैं, नहीं आलिशा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं बस अभी आता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इस बात पर अब आलिशा भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो वहीं धनंजय पीरामल भी अब वहाँ से उठकर चले जाते हैं।